नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, सूर्य सिद्धांत। ये संस्कृत का एक क्लासिक टेक्स्ट है ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो आज हमारा इरादा है कि इसके कुछ सबसे अहम और सच कहूं तो हैरान करने वाले पहलुओं को समझें, खासकर जो समय की बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, और ब्रह्मांड कैसा है इस सब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरुआती इसकी बड़ी रोचक है। मतलब कहते हैं कि ये ज्ञानमय नाम के एक असुर को मिला था, वो भी सीधे सूर्य देव के दूत से, जब वो तपस्या कर रहे थे। ये तो कहानी को और भी खास बना देता है ना। है ना? बिल्कुल। ये बात इसके दिव्य होने पर जोर देती है। एक तरह से इसे प्रामाणिकता मिलती है। और देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो था ग्रहों की चाल को समझना, टाइम की गिनती करना और हाँ, ग्रहण कब लगेंगे, ये सब बताना। अच्छा, और इसमें समय का जो कॉन्सेप्ट है वो तो दिमाग चकरा देता है। मतलब आम दिन रात महीने साल तो हैं ही, पर ये युगों की बात करता है। कृत, त्रेता, द्वापर, कली, हाँ और फिर इन चारों को मिला के एक महायुग या चतुर्युग बनता है। जी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बहुत बड़ी इकाइयां हैं, जैसे मनवंतर, जिसमें कई सारे महायुग आ जाते हैं। और फिर आता है कल्प। कल्प। हाँ, कल्प, जिसे ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। और ये अरबों साल लंबा होता है। अरबों साल। जी। इसमें सिर्फ ये बड़े बड़े आंकड़े नहीं, बल्कि ये सोचना कि समय सीधा नहीं चलता, बल्कि चक्र में घूमता है, ये बड़ी बात है। ये आजकल की सोच से काफी अलग है ना। दिखाता है कि कैसे वो अस्तित्व को एक लगातार बनने बिगड़ने वाले चक्र की तरह देखते थे। वाकई, ये नजरिया ही अलग है। अच्छा, तो समय के बाद ब्रह्मांड के बारे में क्या कहता है ये ग्रंथ? मैंने सुना है इसमें पृथ्वी को गोल बताया है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उस समय के हिसाब से। सूर्य सिद्धांत पृथ्वी को गोल मानता है, भूगोल कहता है, और उसे ब्रह्मांड के केंद्र में मानता है। केंद्र में? हाँ, और इस भूगोल के बीचों बीच मेरू पर्वत की कल्पना है, जिससे वो दुनिया की धुरी हो, जिसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा है, सब व्यवस्थित है। तो मेरू पर्वत ही सेंटर पॉइंट था, जिसके चारों तरफ सब कुछ कॉन्सेप्ट तो यही लगता है। कहते हैं देवता और असुर मेरू के ऊपर और नीचे रहते हैं, और इसी गोल पृथ्वी और सूरज की चाल के आधार पर उनके लिए दिन रात का हिसाब भी अलग होता है। अच्छा। और इतना ही नहीं, इसमें ग्रहों के रास्ते, मतलब कक्ष, और सौर मंडल में उनका क्या क्रम है वो भी बताया गया है। जैसे शनि सबसे बाहर, फिर बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, और फिर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास। और एक बात और मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि समय का अनुभव भी सबके लिए एक जैसा नहीं माना गया इसमें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ग्रंथ कहता है कि हम मनुष्यों का जो एक महीना होता है, वो पितरों यानी हमारे पूर्वजों के लिए सिर्फ एक दिन रात है। ओह, और हमारा पूरा एक साल देवताओं के लिए बस एक दिन और रात के बराबर है। कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि अलग अलग लोकों में, या कह लें अस्तित्व के स्तरों पर, समय की रफ्तार अलग अलग है। ये एक तरह से समय और स्थान की सापेक्षता का बहुत पुराना विचार है। तो सूर्य सिद्धांत सिर्फ गणित का ग्रंथ नहीं है, ये यूनिवर्स पर एक दार्शनिक नजरिया भी है। ये सब सुनकर तो लगता है कि उस जमाने के सोचने वालों की कल्पना शक्ति कितनी कितनी जबरदस्त रही होगी, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है, कैसे उन प्राचीन खगोलविदों ने सिर्फ देखकर और गणित का इस्तेमाल करके, खासकर ज्योमेट्री का, ग्रहों की पोजीशन, उनके ऑर्बिट, यहाँ तक कि ग्रहण का इतना सटीक अनुमान लगाने के लिए इतने जटिल मॉडल बना लिए। ये उनकी बुद्धि का प्रमाण है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो सूर्य सिद्धांत हमें प्राचीन भारत की खगोलीय समझ की और उनकी ब्रह्मांड की कल्पना की एक गजब की झलक देता है। समय के वो विशाल पैमाने से लेकर ब्रह्मांड की एक व्यवस्थित तस्वीर तक। सही में, ये सोचना ही अद्भुत है कि बिना किसी दूरबीन या कंप्यूटर के, सिर्फ गणित और ध्यान से देखकर उन्होंने ब्रह्मांड को समझने की इतनी गहरी कोशिश की। सही कहा। तो आज हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ही छोड़ जाते हैं। समय का ये चक्र वाला नजरिया जो लगभग अनंत लगता है, जहां युग आते जाते हैं और ब्रह्मांड बार बार बनता और मिटता है, ये सोच हमारे अपने छोटे से जीवन और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है।